Hello students, welcome again. In the last lecture, we have to saw that how the bodies are become charged. Body charge कैसे होती है उसका मैकेनिज्म हम पूरा देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में. आज के वीडियो में हम देखने जाते हैं कि why the bodies are become charged. I am asking you two questions in the previous lecture. How the bodies are become charged and why the bodies are become charged. चीज़ें जो बॉडीज होती है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो चार्ज कैसे होते हैं और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो चार्ज क्यों होते हैं. तो हाउ कैसे होते हैं ये तो हम कल देख चुके थे कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. लाइक चार्जेस आर रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट इच अदर. तो आज हम उसका रीजन देखने वाले हैं कि चीज़ें चार्ज क्यों होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक्स है उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं. टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अब ये फ्रिक्शनल क्या है? फ्रिक्शनल वही अभी तक अपन ने देखा था, जैसे ग्लास रोड को हमने सिल्क के साथ में रब करा था. तो ग्लास रोड को जब सिल्क के साथ रब करते हैं तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा स्टूडेंट्स. तो उस फ्रिक्शन के कारण दोनों में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन के कारण जो दोनों में ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उस चार्ज को हम कहते हैं, या फिर उस इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रब होने के कारण आई है. तो आइए देखते हैं इसके अंदर रीजन. ओके स्टूडेंट्स, तो रीजन के अंदर क्या देखना है हमें यहाँ पर एटम की देखना है, एटम की स्टडी करना है. नॉर्मली देखो इस यूनिवर्स के अंदर जितना भी मटेरियल है या मैटर वो किससे मिलकर बना है स्टूडेंट्स? वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने? एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए हैं. अब एटम के बारे में देखते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या होता है. स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि एटम जो होता है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, इनडिविजिबल है, मतलब एटम को तोड़ा नहीं जा सकता. बट 1911 में रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसने ये प्रूफ करा कि एटम को तोड़ा जा सकता है. एटम को तोड़कर उसके अंदर देखा, उसकी स्टडी करी, तो उसने क्या पता लगाया कि जो एटम होता है हमारा, वो एटम का जो सारा मास जो होता है उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है. जैसे ये आपका एटम का स्ट्रक्चर, इसका जो सेंटर होता है, इस सेंटर में इस एटम का सारा मास कंसंट्रेट होता है, सारा मास यहाँ पर प्लेस्ड होता है. तो जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस. ये आपका न्यूक्लियस है. और उन्होंने ये पता लगाया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस, इसके बाद में फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, यहाँ पर दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं. उसी तरह से रिवॉल्व करते हैं जैसे सन के चारों हमारे सारे प्लैनेट्स घूमते हैं. तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. इस तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सारे. और न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं. एक होते हैं प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और होते हैं न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पूरा एटम है, इस एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जो आसपास रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अंदर, ये जो दोनों हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, जिसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड. ओके स्टूडेंट्स, तो एटम के अंदर बाद में ये देखा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. कोई भी न्यूट्रल एटम है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जिनको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं. जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे. तो कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं. जिसके कारण एटम जो होता है आपका, एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो कोई पूछे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे. 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन +5 -5 बिकम्स 0. तो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं एटम्स. इसके बाद में जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉन को देखते हैं इनको. अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने 2 ऑर्बिट बनाए. हो सकता है बहुत सारे एटम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं. तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है. तो जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास में होता है, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के सबसे पास में प्रेजेंट है, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो अनलाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को क्या करेंगे?
अट्रैक्ट करेंगे, तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होते हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन पावर क्या होता है, कम होता है। ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर भी अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं, मगर ये अट्रैक्शन फोर्स इनके कंपैरिजन में कम है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं उस तरह से न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो कम होता जाता है। तो अंदर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम कह सकते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ये क्या कहलाएंगे? बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड मतलब ये बंधे हुए हैं। क्या है? बंधे हुए हैं, ये यहां से बाहर नहीं निकल सकते। मगर जो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है जो लास्ट ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो ये है आपका आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से ज़्यादा होते हैं। और ये जो फोर्स होता है वो फोर्स कैसा होता है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है फोर्स घटता जाता है। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, और कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अगर इनको थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए, अगर इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दी जाए, थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए, तो ये एक्साइट होकर कहाँ निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे स्टूडेंट्स। इन इलेक्ट्रॉनों को, जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनको अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए कहीं से भी, तो यहाँ से एक्साइट हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, और वहाँ से कहाँ निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए आपका, और जैसे ही बाहर आएंगे तो इनका नाम हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम हो जाएगा इनका? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, या एक और नाम कहा जाता है इनको, बोला जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो वापस समझना, दो तरह के इलेक्ट्रॉन पढ़े, बाउंड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन? जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास में होता है उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का यहां से भाग पाना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहां पर बंधे हुए रहते हैं अंदर के ऑर्बिट में, इसलिए अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है बाउंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से नहीं निकल सकते। मगर जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिट के अंदर होते हैं, उनके ऊपर फोर्स कम होता है, और फोर्स कम होने के कारण उनको अगर थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो वो आराम से कहाँ निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकल जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे, उनके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा, फिर वो इधर उधर घूम सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, या इनका एक और नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे बहुत काम के हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मतलब क्या है? चार्ज फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि जब चार्ज फ्लो होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। चार्ज का मतलब क्या है? कौन से चार्ज? तो चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के पीछे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका हाथ होता है, न कि कौन सा इलेक्ट्रॉन? बाउंड इलेक्ट्रॉन का। तो जब भी हम बोलते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब कौन फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर उनको नाम है एक और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लिखते हैं दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर responsible for charge of body। कोई बॉडी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है, तो वो क्यों होती है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। क्योंकि अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑफ बॉडी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी बॉडी के चार्ज के कारण। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जो लास्ट डे हमने एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल था स्टूडेंट्स? एक ग्लास रोड थी स्टूडेंट्स, ये हमारी ग्लास रोड। इसको हमने किसके साथ में रब करा था स्टूडेंट्स? सिल्क क्लॉथ के साथ में। तो ये हमारा सिल्क क्लॉथ।
जैसे ही ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया जाता है, स्टार्टिंग में दोनों अनचार्ज थे, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जैसे इन दोनों को रब किया जाता है मतलब फ्रिक्शन किया जाता है, तो दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ग्लास रोड कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिवली चार्ज। और ऑटोमेटिकली सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स, सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये आफ्टर रबिंग है, रब करने के बाद में ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये जो सिल्क क्लॉथ है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज क्यों हुए, तो वापस आइए जो हमने समझा अभी। ग्लास रोड के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्लास रोड से निकलकर कहाँ चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ पे। मतलब ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ के ऊपर। अगर ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब इसको बोलेंगे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मतलब कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको बोलेंगे डेफिसिट, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता, इसलिए इसको क्या, कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये रीजन होता है कोई बॉडी चार्ज क्यों होती है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑफ बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ रहा है तो ये चार्ज क्यों आ रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज जो ट्रांसफर होता है इसका मतलब है कौन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके आगे हम देखते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब करा, रब करने के बाद में से ठीक है पॉजिटिव आ गया, इसमें आपने कहा कि नेगेटिव आ गया। तो अब मैं आपसे पूछूं, क्या बताऊं, चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ की तरफ ट्रांसफर हुए, तो क्या मास भी ट्रांसफर हुआ, क्या मास भी ट्रांसफर हुआ, क्या मास भी ट्रांसफर हो गया, क्या दोनों का मास अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। मतलब ग्लास रोड जितना जो वेट था पहले उतना ही वेट अभी भी रहेगा रब करने के बाद में, और सिल्क क्लॉथ का जो वेट था अभी भी उतना ही रहेगा जितना रब करने के पहले था, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है जो अप्रोक्स होता है 10⁻³ kg है। बहुत कम मास है मगर है, फाइनाइट मास होता है, अपन इसको जीरो नहीं बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में जाते हैं उसी तरह से मास का भी ट्रांसफर होता है। मास का ट्रांसफर भी कैसे होता है, ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ। तो आप रब करने के बाद में देखेंगे, बताओ किसका वेट कम हो जाएगा और किसका वेट बढ़ जाएगा, किसका मास कम हो जाएगा और किसका मास बढ़ जाएगा। तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ पर आए तो ग्लास रोड का मास जो है स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा, और जो आपका सिल्क क्लॉथ है उसका मास क्या हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज। ये वर्ड स्लाइटली यूज कर रहे हैं, स्लाइटली का मतलब है बहुत कम। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं कि ठीक है मास थोड़ा बहुत बड़ा होगा, बहुत कम वेरिएशन आता है। मगर हाँ, अगर आपसे पूछे कोई भी कि बताओ चार्ज ट्रांसफर के दौरान क्या मास का भी ट्रांसफर होता है, तो आंसर है यस। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्लेस बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, जिस बॉडी को छोड़कर जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस बॉडी में जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए तो इसका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा जितना पहले था, और इसका मास थोड़ा सा घट जाएगा जितना पहले था, मगर ये घटना और बढ़ना बहुत कम होता है, स्लाइटली इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज, स्लाइटली डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसके बाद में हम एक छोटी सी टेबल देखते हैं जिस टेबल को हमें याद होना चाहिए, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का मास कंपेयर करेंगे और तीनों के ऊपर चार्ज देखते हैं। तो लास्ट डे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि अंदर की प्रॉपर्टी है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आती, उसके अंदर ही रहती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। तो इसकी एक टेबल देखते हैं छोटी सी हम। इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
एंड न्यूट्रॉन। तीनों के सिंबल्स देखते हैं, चार्ज देखते हैं और मास देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंबल देख लेते हैं। सिंबल मतलब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, ई माइनस से। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है पी प्लस से, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन को केवल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में चार्ज देखते हैं स्टूडेंट्स, इनके ऊपर चार्ज कितना कितना रहता है, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल सी, क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है। तो चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत बार काम आने वाला है इस चैप्टर में और अगले चैप्टर्स में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, बहुत कम है। ओके स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए अपन यहाँ पर आगे लगा देते हैं माइनस। ओके, अब प्रोटॉन का देखते हैं। प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, बट साइन अपोजिट होगा स्टूडेंट्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव की जगह क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0, कुछ नहीं होता है इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कब करेंगे, जब दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट साइन का डिफरेंस हो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये जो यूनिट है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है। सबसे छोटा चार्ज, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा चार्ज बताओ कितना होगा, तो ये, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, आप चाहें तो इसे लिख लेना, ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पूछे आपसे बताओ 0.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है क्या चार्ज, तो आंसर है नहीं, क्योंकि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से छोटा पॉसिबल नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है स्टूडेंट। रॉबर्ट मिलिकन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा था, ऑयल ड्रॉप, जिसमें उन्होंने ऑयल की ड्रॉप गिरे थे एक गैस चैम्बर के अंदर। तो उस एक्सपेरिमेंट का जो आंसर आया था, उस आंसर से पता चला था कि ये जो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता। तो स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसलिए इसका हमने नाम रख दिया एलिमेंट्री चार्ज। क्या नाम रख दिया स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मतलब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज इसलिए हमको इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ई से। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ई फॉर सिंबॉलिकली हम यूज करेंगे ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज। वो अलग बात है, माइनस ई लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस ई लगाएंगे तो प्रोटॉन होगा। तो ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज विच इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। यू कैन नॉट गो बिलो दिस चार्ज, इस चार्ज से आप नीचे नहीं जा सकते हैं। तो ये इसको बोलेंगे ई, ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज, माइनस ए फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी ई एलिमेंट्री चार्ज, प्लस फॉर प्रोटॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब मास कंपेयर करते हैं इनका, मास कंपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मास में आपको याद रखना चाहिए सबसे हल्का पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उससे भारी जो होता है वो प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का वेट स्लाइटली इंक्रीज होता है प्रोटॉन से। मतलब जो न्यूट्रॉन होता है वो थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। यस स्टूडेंट्स, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रोटॉन का जो चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ओके, इससे बड़ा है स्टूडेंट्स। 10 की पावर में कंपेयर करिए, 10 की पावर -31, 10 की पावर जितनी नेगेटिव होगी वो उतना छोटा होगा, तो 10 की पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.674 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 किलोग्राम।
अगर ये टेबल आपको याद रह जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेबल को याद रखना है आपको। ये यूनिट्स बार बार याद काम आएगी, चार्ज एंड मास की आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखा। सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, उससे भारी प्रोटॉन, और उससे थोड़ा सा स्लाइटली भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में एक चीज़ ये है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है स्टूडेंट्स, MP मास ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट्स, एक प्रोटॉन का जो मास होता है, एक प्रोटॉन लो आप एक साइड, एक प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, एक प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1837 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उनका जो मास होगा वो एक प्रोटॉन के बराबर होगा। तो सबसे हल्का पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल है, उससे बड़ा प्रोटॉन और फिर थोड़ा न्यूट्रॉन। ओके, अच्छा, बाद में देखा गया जब ये मालूम पड़ा हमें कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, एटम को तोड़ा जा सकता है, एटम को तोड़कर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। बाद में कुछ डिस्कवरी हुई जिसके कारण हमें ये मालूम पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को और तोड़ना पॉसिबल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते आप, मगर जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं इनको तोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तोड़ा। मतलब ये भी किसी दूसरी चीज़ से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी दूसरी चीज़ से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्वार्क्स। तो जो क्वार्क्स होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं। क्वार्क्स भी 6 टाइप्स के होते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में कंबाइन होकर एक बार प्रोटॉन बनाते हैं और एक टाइम्स क्या बनाते हैं? न्यूट्रॉन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को और तोड़ा नहीं जा सकता। तो बताइए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री पार्टिकल कौन होंगे? एलिमेंट्री का मतलब है जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो मूलभूत है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल? यस, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। इज प्रोटॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल? नो, प्रोटॉन को तोड़ा जा सकता है। किसमें? क्वार्क्स में। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। इसको नोट करिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हमने इसके जस्ट पहले जो टॉपिक प्रिपेयर करा उसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखी स्टूडेंट्स। तो वो पूरा टॉपिक, वो जो पूरा लेक्चर था, आप उसको एज इट इज़ याद करने का ट्राई करें, क्योंकि वो जो लेक्चर है वो फंडामेंटल लेक्चर है। आगे हम जितने भी स्टडी करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हम, जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है स्टूडेंट्स? ये इसका काम क्या होता है? तो ये क्या है? अ device used to detect charge present on a body is called electroscope। is called what? इलेक्ट्रोस्कोप। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? जैसे अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और किसी ने पूछा कि बताओ इसके अंदर चार्ज है या नहीं है, तो चार्ज पता लगाने के लिए जो डिवाइस बनाया गया, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं उसका पता लगाने के लिए जो डिवाइस बनाया गया, उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उसको नॉर्मली कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो डेफिनेशन क्या है? अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट मतलब पता लगाना, डिटेक्ट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का पता लगाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, आइए। इसके अंदर क्या होता है? एक जार होता है, जिस जार के अंदर हम इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। इस जार को एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। इंसुलेटिंग मतलब हो सकता है रबर है, प्लास्टिक है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर एक मेटालिक डिस्क लगाई जाती है, मतलब मेटल की एक डिस्क लगाई जाती है। कोई सा भी मेटल यूज कर सकते हैं, नॉर्मली कॉपर यूज करते हैं। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक मेटालिक डिस्क लगी हुई होती है, उस मेटालिक डिस्क से कनेक्ट करते हुए एक रोड लगाते हैं। ये रोड भी कैसी होती है? मेटालिक, मतलब मेटल की बनी हुई होती है। और नॉर्मल इसको भी हम अच्छे से कॉपर का वायर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस मेटालिक रोड से कनेक्टेड 2 पत्तियां होती हैं, 2 लीफ होती हैं। क्या होती हैं? लीफ, मतलब 2 पत्तियां होती हैं, और दोनों पत्तियां काय की होती हैं? गोल्ड की होती हैं। तो गोल्ड की 2 पत्तियां लगाई जाती हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो गोल्ड की यहाँ पर हम क्या करते थे? 2 पत्तियां लगा देते हैं, ये 2 पत्तियां।
ठीक, नॉर्मल स्टेट में इस तरह से रहता है। सिंपल सा डिवाइस है, मेटालिक डिस्क कनेक्टेड होगी, उससे कनेक्टेड मेटालिक रोड से गोल्ड लीफ कनेक्टेड होंगे, मतलब सोने की जो पतली पतली पन्नियाँ लगी होगी यहाँ पर, ठीक है। इसको इंसुलेटिंग स्टैंड में रखते हैं और एक जार के अंदर रखा जाता है ताकि एयर का कोई इफेक्ट नहीं हो, विंड चले तो इससे इसको इफेक्ट नहीं हो। अब क्या करना है, जैसे आपने सपोज करो एक ग्लास रोड ली, वही एग्जांपल, ग्लास रोड को आपने सिल्क के साथ में रब करा, ग्लास रोड लिया आपने, उसको सिल्क कपड़े के साथ में रब करा। अब आपको देखना है कि ग्लास रोड पे चार्ज है या नहीं, तो क्या करो, उसको रब कर लो। रब करने के बाद इस ग्लास रोड को आपको कनेक्ट करना है मेटालिक डिस्क से, मेटालिक डिस्क के पास में ले जाके टच कर दो। जैसे ही आप इस ग्लास रोड को मेटालिक डिस्क के पास ले जाकर टच करोगे तो अगर इसके अंदर चार्ज होगा तो वो सारा चार्ज इस मेटालिक डिस्क से होता हुआ मेटालिक रोड में आएगा और रोड से इन दोनों पत्तियों में बराबर बराबर बट जाएगा। अब स्टूडेंट नॉर्मल सी बात है, ग्लास रोड को जब रब किया जाता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस ग्लास रोड को यहाँ पर ले जाएंगे, टच करेंगे, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों पत्तियों में बराबर बराबर बट जाएगा। जैसे दोनों पत्तियों में बराबर बढ़ जाएगा तो दोनों कौन सी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब अब पत्तियां नॉर्मल नहीं रहेगी, अब पत्तियां कैसी हो जाएगी आपकी, इस तरह से हो जाएगी अब पत्तियां आपकी। स्टूडेंट्स पहले ऐसी पत्तियां थी नॉर्मल, अब ऐसी हो जाएगी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को रिपेल करा और रिपेल करने के कारण इस तरह से होगी अब पत्तियां। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा और उतना ज़्यादा पत्तियां एक दूसरे से घूम जाएगी, मतलब डाइवर्जेंस जो बोलते हैं, डाइवर्जेंस मतलब एक दूसरे से कितनी दूर हैं, तो उतना ज़्यादा डाइवर्जेंस इन दोनों के बीच में, पत्तियों के बीच में होगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पत्तियां एक दूसरे से दूर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके अंदर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होगा। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस सिंपल सा मतलब है एक पत्तियाँ एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा चार्ज यहाँ पर आएगा, चार्ज बराबर बटेगा, उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा और पत्तियाँ एक दूसरे से उतनी ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब एक दूसरे से दूर चली जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या यूज़ है, डिटेक्ट अ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को आप यूट्यूब की हेल्प से वहाँ पर देख सकते हैं, आप घर पर भी बना सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे घर पर बनाया जाता है ये यूट्यूब की हेल्प से आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।